हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा मॉड्यूलस के बारे में जाना, कुछ आइडेंटिटीज जाना जैसे Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर वगैरह जाना, और फिर हमने क्या जाना, हमने जाना कि मॉड्यूलस के कुछ प्रॉपर्टी होते थे और कंजुगेट के कुछ प्रॉपर्टी होते थे, जिसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जाना था, जिसमें हमने क्या जाना था कि z इंटू जेड बार इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, तो इसको हम लोग अभी साइड में रखते हैं। हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करने आना चाहिए हमको कॉम्प्लेक्स नंबर। हालांकि मैंने ये a प्लस आई बी के फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने के ऊपर 2-3 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में ही लिया था, बट स्टिल आई थॉट दैट आपको और इस चीज़ पे प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो मैं 2 क्वेश्चंस और लूँगा अभी। उसके बाद हम लोग फर्दर और आगे जो टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे ये आइडेंटिटीज वगैरह, इन सारे चीज़ों पे क्वेश्चंस लूँगा। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट प्रॉब्लम मैं क्या लिया हूँ, i रेज़ टू पावर 9 प्लस i का पावर 19। ये एक प्रॉब्लम में 2 चीज़ का सॉल्यूशन आपको हो जाएगा। ये पावर ऑफ i का भी कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो जाएगा, और हम लोग एक्सप्रेशन भी देख लेंगे कि a प्लस आई बी के फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो i का पावर 9 क्या है, इसको मैं i का पावर 4 इंटू 2 प्लस 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। और ये i का पावर क्या है 19, तो 19 को 4 इंटू 4 प्लस 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, 4 इंटू 4 प्लस 3 लिख सकता हूँ। तो ये 4k प्लस 1 का फॉर्म है, ये 4k प्लस 3 का। 4k प्लस 1 क्या होगा, प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4k प्लस 1 हो जाएगा प्लस i, और 4k प्लस 3 हो जाएगा माइनस i। तो हो गए ये दोनों मिलके 0, दोनों मिलके हो गए 0। तो 0 हो गए, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, मतलब इसको मैं 0 प्लस 0 आयोटा भी लिख सकता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही है, तो इसको आप यहाँ तक भी लिख के छोड़ोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन जो मेन मेरा मोटो था, इस क्वेश्चन को डिस्कस करना। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले मैं इनको सिंप्लीफाई करा लेता हूँ। जो नीचे हमको कुछ टर्म दिख रहे हैं, ये √3 है, ये √3 है, प्लस में माइनस में, ऊपर में भी सिमिलर टाइप के टर्म, ये इंटू ए कॉन्जुगेट है, तो वो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, ये मतलब कैसा प्रोसीजर चलता है, क्योंकि कुछ कैंसिल होने वाले टर्म्स है मुझे दिख रहा है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ये z इंटू जेड बार है, तो सीधा आप मॉड जेड स्क्वायर लिख सकते हो। तो मॉड जेड देखोगे तो क्या आएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर प्लस √5 है ना, तो इसका स्क्वायर, और ये ऐसे, ये आप जानते हो, ये मैं लिख रखा था पहले। तो ये क्या है कि यहाँ से देखो माइनस √3 खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये और ये चीज़ सेम है। आई को आप पहले लिखो या बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा कि माइनस और ये प्लस, तो ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या 2√2i हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2√2i हो जाएगा। ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं, अभी तक हमारा सब कुछ आसान है। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 5 √5 का स्क्वायर 5, 9 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 9 प्लस 5 हो जाएगा 14, डिवाइडेड बाई 2√2 इंटू ये नीचे i है, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर और नीचे दोनों i से मल्टीप्लाई। अगर नीचे केवल i का टर्म होना तो आपका मल्टीप्लिकेशन केवल ऊपर नीचे i से होता है। ठीक है, ये 2 को यहाँ 7 से कर देता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा 7/√2। अब क्या है, ये i और i है, तो ये नीचे -1 हो जाएगा और ऊपर i बच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -7/√2, माइनस ये 1 ऊपर में लिख सकता हूँ, ये i हो गया। इसको कहीं कहीं ऐसे भी लिख सकते हैं √2/2 और ये माइनस साइन, तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों ही सही है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो क्वेश्चन के लेंथ पे आप मत जाओ, आप क्वेश्चन को डीपली एनालाइज करो कि कैसा दे रखा है। ध्यान से देखोगे तो ये z है, तो ये z बार है, उसका कंजुगेट है, ये क्या टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब मैं कुछ क्वेश्चन मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स पे लूँगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हूँ मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स पे। इसका क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का क्या मतलब है कि वैसा नंबर फाइंड करो, जैसे 2 का कोई बोलेगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करो, तो सीधा कह देंगे कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 होगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि जिस किसी भी नंबर का हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे, उस इन्वर्स को और उस नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, या फिर उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का यूनिट आना चाहिए। ठीक है, तो आप ये बताओ 4 - 3i है। ठीक है, अब यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट यूज करो, z इंटू जेड बार इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, ये मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ z इज इक्वल्स टू मॉड जेड होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड बार। ठीक है, अगर मैं इसको उल्टा करूँ तो क्या हो जाएगा, z इनवर्स इज इक्वल्स टू जेड बार बाई
मॉड जेड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैं यहाँ यूज करता हूँ। तो ये हमें भी जेड इन्वर्स निकालना है। तो जेड इन्वर्स का क्या मैंने बताया कि ये यहाँ से अगर मैं जेड ये लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 4 + 3i कंजुगेट। और इसका अगर मैं मॉड्यूलस लिखना चाहूँ, तो ये क्या होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि मैंने देखा था माइनस वाले का भी वैसे ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 16 + 9 25, तो ये हो जाएगा 5, रूट हटा दिया मैंने। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अब मैं जेड इन्वर्स लिखूं तो क्या होगा, जेड इन्वर्स इसके अकॉर्डिंग जेड बार डिवाइडेड बाई मॉड जेड स्क्वायर। तो ये जेड बार क्या होगा, 4 + 3i डिवाइडेड बाई 5 क्या स्क्वायर, तो मतलब 1/25 × 4 + 3i। तो इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ तो 4/25 + 3/25i, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। ये हुआ हमारा क्या आंसर, किस चीज़ का, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। तो आप इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल सकते हैं। कोई भी नंबर हो, अगर ये नंबर पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है तो आप ऐसा, जैसे मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाते हैं, आप कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हो। रैशनलाइजेशन हो गया, ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई करके, कैसे भी आप यूज करके आप पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, a + iv के फॉर्म में लाओ। उसके बाद आप ये लिख पाओगे आसानी से, ये लिख पाओगे आसानी से, क्योंकि ये दोनों चीज़ें स्टैंडर्ड फॉर्म पे डिफाइन की गई हैं। तो उसके बाद तो ये फॉर्मूला आप लगाओगे, देखो सीधा इस फॉर्मूले से क्वेश्चन बना। ऐसे में करने जाता तो क्या होता है, ऐसे में करने जाता तो डिवीजन का कॉन्सेप्ट निकलता, 1/z होता। जेड इनवर्स क्या होगा, 1/z होगा, कुछ और नहीं, 1/z होगा। 1/z का क्या मतलब, 1/4 - 3i, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 4 + 3i डिवाइडेड बाई 4 + 3i। तो यहाँ से भी जो सॉल्व करोगे ना, यही आंसर आएगा, यहाँ से भी सॉल्व करोगे सेम आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के ऊपर क्वेश्चन हमने देख लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो अब मैं अगला टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है एर्गेंड प्लेन या पोलर प्लेन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एर्गेंड प्लेन। एर्गेंड प्लेन को हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये मैं समझाऊंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है कि क्या होता है ये चीज़। ठीक है, सिंपल सी बात है, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग x, y कोई पॉइंट है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा एक्सिस रहता था, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये क्या x डैश रहता था, और नीचे ऐसे ये y प्राइम रहता था, x प्राइम और y प्राइम रहता था। ये ओरिजिन हमारा कहलाता था। तो x, ये मान लो x ये है, ये y है, तो ये हमारा ऐसे ऐसे y से और ऐसे ऐसे x से, ये हमारा पॉइंट होता था x, y। ये क्या होता था, x, y। ये हमारा क्या था, x और y कोई दो पॉइंट रहते थे। जैसे 2, 3 को मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ क्या मैं लूँगा 1, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये क्या हुआ 1, ये 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। तो यहाँ नहीं हो करके ये पॉइंट क्या होगा 2, 3। तो 2 क्या है x पे और 3 क्या है y पे, तो ये पॉइंट हो जाएगा, ये 2, 3, ये p पॉइंट हो जाएगा। तो सेम मैनर में हम लोग इसको क्या बोलते थे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो सेम मैनर में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को भी ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही ग्राफ को, वैसे ही प्लेन को एर्गेंड प्लेन कहते हैं। ठीक है, तो द प्लेन विच हैविंग ईच पॉइंट असाइंड टू अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नोन एज कॉम्प्लेक्स प्लेन और एर्गेंड प्लेन। जैसे अब मुझे 2 + 3i को दिखाना है, तो 2 + 3i को हम कुछ और नहीं, यही है 2 + 3i, इसी को मैं कह सकता हूँ 2 + 3i। अगर ये कह दिया गया है कि एर्गेंड प्लेन पे 2, 3 है, तो एर्गेंड प्लेन पे किसी भी पॉइंट के होने का मतलब इसका एर्गेंड प्लेन पर अगर ये पॉइंट है, रियल प्लेन पे नहीं है, तो x + iy है। ये रियल प्लेन था, लेकिन अब अगर एर्गेंड प्लेन पे इस पॉइंट को प्लॉट करेंगे तो 2, 3 ही देखने में लगेगा, बट ये पॉइंट होगा 2 + 3i। मतलब क्या है, एर्गेंड प्लेन पे हम लोग कोई भी पॉइंट को z कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वैसा प्लेन जिसका हर एक पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर को असाइंड हो, उसको हम लोग एर्गेंड प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। तो एर्गेंड प्लेन आई होप आपको समझ में आया होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाने की कोशिश की, एर्गेंड प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है। तो ये z कोई नंबर है क्या, x + iy है, तो ये हमारा क्या होगा, एर्गेंड प्लेन होगा। तो मान लो अब कि ये कोई p पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x,
y है, एर्गेंट प्लेन पे है पॉइंट। अभी मैं z के फॉर्म में भी दिखाऊंगा, बट पहले x, y के फॉर्म में देख लेते हैं। तो ये ऑरिजिन है, ठीक है, ये ऑरिजिन है। तो अब मैं अगर इसको यहाँ बोलूँ, ये पॉइंट, ये p पॉइंट का डिस्टेंस ऑरिजिन से बताइए, तो आप क्या बताओगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका रूट बताओगे, ठीक है, ये बताओगे ना ये डिस्टेंस को। इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या r लेटर से डिनोट करते हैं, किससे, r लेटर से डिनोट करते हैं, किससे, r लेटर से डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। r लेटर क्या हो, ये ध्यान से देखो तो क्या है, ये अगर मैं इसको z मान लूँ, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई मान लूँ, तो ये r क्या है, मॉडुलस ऑफ z ही तो है, और कुछ नहीं है, z ही तो है। अच्छा, ये एंगल को मैं अगर थीटा मान लेता हूँ, ये एंगल अगर ऐसे पॉजिटिव थीटा है, तो बताओ जरा, क्या मैं लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू आर साइन थीटा, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूँ तो z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई है, तो x को क्या लिखता हूँ, r कॉस थीटा प्लस आर आई साइन थीटा। तो यहाँ से मैं r कॉमन लूँ तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा z। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नोन एज पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी चीज को पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को r cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्म में अगर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। और ये जो हमारा प्लेन हुआ, ये एर्गेंट प्लेन हुआ, ये जो थीटा हुआ, ये एंगल हुआ, जो ये लाइन, ये जो पॉइंट है वो ऑरिजिन के साथ, ये ऑरिजिन और इस पॉइंट को कनेक्ट कीजिएगा ना, तो जो लाइन आएगी ना उसका एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ उसका जो एंगल है वही थीटा है, ठीक है। और देखिए आप ध्यान से, कुछ नहीं किया हमने, बस आप ध्यान से देखो ना, ये जो x, ये जो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है, तो ये x बराबर r cos थीटा नहीं लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, यही डिस्टेंस तो r है, और थीटा लिखोगे, cos थीटा लिखोगे तो क्या आएगा, x बाई r, तो x इक्वल्स टू r cos थीटा। साइन थीटा लिखोगे तो क्या आएगा, y बाई r, तो y इक्वल्स टू r साइन थीटा। बहुत सिंपल, बेसिक मैथमेटिक्स। यहाँ पर आप देखो सिंपल से, तो ये हमने x और y की वैल्यू बस सब्स्टिट्यूट की, हमारा z का वैल्यू क्या आ गया, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने अभी कॉम्प्लेक्स नंबर को दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखा, एक x प्लस आई वाई हम पहले से जान रहे हैं, एक नया फॉर्म सीखा r cos थीटा प्लस i sin थीटा, जहाँ पे क्या है, r क्या है, r कुछ और नहीं है, क्या है, मॉड्यूलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर r। तो अगर मैं छोटे से इस डायग्राम से रिप्रेजेंट करूँ तो ये मान लो z है, तो ये क्या है, ये z है, तो ये पॉइंट अगर z है, ये x है, ये y एक्सिस है, ये x प्राइम है और ये y प्राइम है, और ये ओरिजिन है। ये एंगल अगर थीटा है, मैं बोल देता हूँ, ये एंगल अगर थीटा है तो ये z है, ये r होगा। तो इस चीज़ को ऐसे भी सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि r क्या है, कुछ और नहीं, मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो r क्या हुआ, मॉडुलस हुआ, थीटा क्या हुआ, ये पॉइंट और इस ऑरिजिन को मिला दोगे तो जो एंगल बनेगा वो थीटा एंगल है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। और ये आई तो आयोटा है, वो तो आपको पता ही है, तो इसमें कुछ भी नया नहीं। तो और एक और मैं छोटी सी चीज़ बता देता हूँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन ओनली, इस पर आपको क्वेश्चंस एनसीईआरटी लेवल पे या फिर एग्जाम, स्कूल एग्जाम लेवल पे नहीं देखने को मिलेंगे। एक और है रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम लोग कहते हैं यूलर्स रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का। उसको हम लोग यूलर ने ऐसे रिप्रेजेंट किया था कॉम्प्लेक्स नंबर को, जैसे z इक्वल्स टू r इंटू ई रेज टू पावर आई थीटा, ये यूलर्स है, ठीक है। सेम चीज है, ये r है, यही इसी चीज को e रेज टू पावर आई थीटा कह दिया था उन्होंने, ठीक है। ये इसका प्रूफ भी है, बट मैं प्रूफ अभी नहीं दिखा रहा हूँ, ये बस आप जनरल इंफॉर्मेशन के लिए रखो कि इस तरह से भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जा सकता है, r इंटू ई रेज टू पावर आई थीटा। अगर r का वैल्यू 1 हो जाता है, इसी केस में r अगर 1 हो जाता है तो z का वैल्यू e का पावर आई थीटा हो जाता है, e का पावर आई थीटा हो जाता है। अब हम लोग एक या दो क्वेश्चन देखेंगे, जिससे एक क्वेश्चन अभी मैं दिखाऊंगा और अगले वीडियो में और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा इसके ऊपर, कि कैसे हम लोग किसी भी क्वेश्चन इसमें कैसे आता है कि इस फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, आपको इस फॉर्म में बदलना है। इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको ध्यान से सुन लो, आप इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये मैंने जानकारी के लिए बताया है
कि z इक्वल्स टू आर इंटू ई रेज़ टू पावर आई थीटा भी आपको देखने को मिलेगा। इस पर क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में आते हैं, इससे बहुत आसानी से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है, इसीलिए मैंने बताया। तो इस फॉर्म से इस फॉर्म पे कैसे आया, इस पे क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है स्टूडेंट। तो अब मैं एक क्वेश्चन लेके देखता हूँ, फिर हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स प्रॉब्लम, क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ इस चीज़ के बारे में। यहाँ पर जो थीटा है वो क्या लाई कर सकता है, 0 से थीटा क्या लाई कर सकता है, 2 पाई, 0 से 2 पाई लाई कर सकता है। बट एक इंटरवल है 0 से 2 पाई लेंथ का ही इंटरवल है जो -पाई से थीटा पाई भी लाई कर सकता है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कहते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। इसको हम लोग कहते हैं, अगर थीटा -पाई से पाई के बीच लाई करेगा तो हम लोग इसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहते हैं। हम लोग इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब आप पूछोगे आर्गुमेंट क्या है, आर्गुमेंट कुछ और नहीं थीटा है, थीटा को ही आर्गुमेंट कहते हैं। ये जो एंगल है ना, इसी को आर्गुमेंट कहते हैं। और ये एंगल अगर -पाई से पाई के बीच लाई करे तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहते हैं, ठीक है। -पाई से पाई के बीच लाई करता है तो इसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहते हैं। और इसको डिनोट करते हैं ARG ऑफ Z से। ARG ऑफ Z थीटा हो गया इस केस में। अगर कोई बोल दे कि नहीं भाई हमको थीटा पसंद नहीं है, अगर कोई बोले हम cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा लिखेंगे, यहाँ Z1 लिखेंगे तो ARG ऑफ Z1 लिखेंगे, हाँ तो लिखिए भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ARG ऑफ Z1 क्या होगा, अल्फा हो जाएगा, सिंपल। तो अच्छा, एक मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये ऐसा है एज इट इज, ठीक है, इतना। अब ये क्वेश्चन है ऐसा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्या है क्वेश्चन, z इज इक्वल टू 1 प्लस i√3। इसको हमको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में। z इक्वल्स टू 1 प्लस i√3 को हमको कन्वर्ट करना है इस पोलर फॉर्म में। तो क्या करूंगा मैं, पहले r निकाल लूंगा। r क्या है, मॉडुलस ऑफ z होता है। तो मॉडुलस ऑफ z क्या होगा, 1 प्लस √3 होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही लिख दिया हूँ मैं सीधा। तो ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4, तो ये 2 लिख दिया, 2 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। अब मैं क्या लिखता हूँ, x इज इक्वल टू आर, क्या r cos थीटा। तो उसके अकॉर्डिंग मैं लिखूँ तो x का वैल्यू यहाँ 1 है, r का वैल्यू यहाँ 2 है, इक्वल्स टू cos थीटा इंटू यहाँ कुछ इक्वल्स टू नहीं है, तो cos थीटा का वैल्यू क्या है, 1/2 है, ठीक है। साइन थीटा का y बराबर क्या है, r साइन थीटा। तो y का वैल्यू क्या है, √3, r क्या है स्टूडेंट्स, r है 2 साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, √3/2 होगा, ठीक है स्टूडेंट। साइन थीटा का वैल्यू √3/2 होगा। तो आप ध्यान से देख रहे हो, दोनों पॉजिटिव है, साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बिल्कुल सही। ये कितने डिग्री की वैल्यू है, 60 डिग्री की वैल्यू है, ये भी कॉस 60 डिग्री की वैल्यू है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, थीटा बराबर, दोनों को मिला के थीटा बराबर क्या आ गया, या ऐसा भी हो सकता था एक निगेटिव आ जाए एक पॉजिटिव आ जाए। तो उस केस में हम देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग थीटा लगाएंगे। और हम लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट के अंदर हम प्लस माइनस करके उसको ले आए। तो यहाँ पर थीटा तो ऑलरेडी पाई से छोटा और -पाई तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो प्रिंसिपल में है ही, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, मतलब π/3। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, z इज इक्वल्स टू r के जगह क्या, 2 cos π/3 प्लस i साइन π/3। ये हमारा हो गया आंसर। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर होगा, ये मैंने कैसे लिखा, ये कुछ और नहीं है, z इक्वल्स टू ये फॉर्म है, थीटा के जगह मैंने π/3 जो वैल्यू लाया वो बस पुट कर दिया इस, और r के जगह जो मैंने वैल्यू निकाली थी वो पुट कर दी। r कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूला से निकालते हैं, ये आपको पता है और ये मैंने जस्ट अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो ये प्रोसेस है a प्लस आई बी या x प्लस आई वाई के फॉर्म से r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में लाने का, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है उसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का ये तरीका, ये प्रोसीजर है। आगे हम लोग और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स देखेंगे, इस पे और जटिल सवाल देखेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट को और क्लैरिटी मिलेगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।